वाला भौतिक विज्ञान भाग एक के यूनिट फर्स्ट में आए हुए वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ में बताना चाहते हैं कि कूलॉम का नियम न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। अब आगे देखिए, एक्स्ट्रा शॉर्ट है तो आप लोगों को जानने के लिए हम बोल रहे हैं। दोनों आवेशों के धनात्मक या ऋणात्मक होने पर Q1 की और Q2 इज ग्रेटर देन 0 के कारण अगर Q1 Q2 दो आवेश हैं, ये 0 से ज़्यादा होंगे तो उस पर कार्यरत विद्युत बल F21 सदिश R12 के अनुदिश होगा और इसके कार्यरत विद्युत बल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। माने विजातीय आवेशों के लिए एक आवेश के धनात्मक तथा दूसरे आवेश के ऋणात्मक होने पर Q1 और Q2 की वैल्यू लेस देन 0 होगी, अतः बल F21 माइनस R12 डिस्टेंस माइनस R12 के अनुदिश होगा, माने विपरीत होगा, तथा इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल आकर्षण प्रकृति का होगा। एक का जब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होगा तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और जब Q1 और Q2 विपरीत आवेश का होगा, विजातीय आवेश का होगा, तो वहाँ आकर्षण का बल लगेगा। कूलॉम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व। अब आप इम्पोर्टेंस देख लीजिए। कूलॉम का मैंने सदिश स्वरूप का विश्लेषण किया था। सदिश स्वरूप का मतलब कि बल सदिश राशि है, लेकिन कूलॉम का नियम में सदिश राशि की बात आई थी जिसमें दिशाएं एक हों। ये दिशा का विवेचन नहीं किया गया। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो कूलॉम ने फार्मूला दिया, इसमें इन्होंने दिशा की बात नहीं की। हम दिशा पर विवेचन करने जा रहे हैं जो बहुत जरूरी है। द इम्पॉर्टेंट ऑफ द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। दो बिंदु आवेश एक दूसरे के बराबर, देखो द्विबिंदु आवेश Q1 और Q2, ये बराबर, इनका आवेश बराबर है और विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, इसलिए F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर के जितना ये प्रतिकर्षण का बल जितना आकर्षण पर लगाएंगे उतना प्रतिकर्षण पर लगाएंगे, दोनों पर बराबर आवेश है इसलिए प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे, तो ये बल जो है विपरीत दिशा में काम करेगा और इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। सेंट्रल फोर्स इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करती है। जो इनका केंद्रीय बल है वो इन दोनों को एक रेखा से मिलाया गया है, इनके अनुदिश इनके उल्टा काम करती है, तब ये प्रतिकर्षण करते हैं। अब आप इतनी बात समझ गए होंगे तो आगे देखिए ये कूलॉम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। इनके नियम की सीमा क्या है? यह स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। अगर आवेश स्थिर है, चाहे जहाँ स्थिर हो, Q1 Q2 जैसे मैंने बताया था कूलॉम के नियम में कि दो आवेश हैं और दोनों स्थिर हैं, अगर वो स्थिर हैं तो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। नंबर 2, यह नियम तभी कार्य करेगा, ये नियम जो है कूलॉम का, जिसमें उन्होंने बताया कि दो आवेश एक निश्चित दूरी पर हों, जिनके बीच की दूरी एक निश्चित हो, तो दूरी का वर्ग उनके आवेशों का गुणनफल विद्युत बल के अनुक्रमानुपाती, और बीच की दूरी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बीच की दूरी का वर्ग व्युत्क्रम में हो तभी ये कूलॉम का नियम के सीमा के अंदर आएगा। अब इसका मात्रक देख लीजिए। आवेश का SI मात्रक कूलॉम है, आवेश का SI मात्रक कूलॉम है। वायु या निर्वात में कार्यरत विद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर को हम इस तरीके डिफाइन करेंगे, या
1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 R स्क्वायर। यदि Q1 और Q2 बराबर 1 कूलम और R बराबर 1 मीटर तो F का वैल्यू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन। एक कूलम वह आवेश है। अब इसलिए परिभाषा इसकी बनी क्या कि एक कूलम वह आवेश है जो अपने मध्य 1 मीटर की दूरी पर रखे अपने बराबर परिमाण के सजातीय आवेश को 9.0 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। माने एक दूसरे को ढकेलता है। कितने बल से? 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से ढकेलता है। लेकिन उसके बीच में आवेशों की बीच की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए, 1 मीटर की दूरी पर हो और अपने बराबर के परिमाण के सजातीय आवेश। और उन आवेशों का परिमाण जो है एक ही जात का हो। अगर धन आवेश है तो दोनों धन हो, अगर ऋण है तो दोनों ऋण हो। ये नहीं है कि एक धन आवेश होगा एक ऋण आवेश होगा। अगर धन और ऋण आवेश होगा तो प्रतिकर्षण के अलावा आकर्षण बल काम करने लगेगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसका डायमेंशनल फार्मूला देखिए, F = 1/4πε0 Q1 Q2/R स्क्वायर अथवा ε0 का वैल्यू 1/4π Q1 Q2/R स्क्वायर F। अतः ε0 का भीमीय सूत्र देखिए, Q1 Q2 में ये एम्पियर और टाइम को मिला करके Q1 बना तो 280 हो गया। और नीचे R स्क्वायर इज ए लेंथ। I am define this R स्क्वायर by L स्क्वायर M और जानते हैं फोर्स का सूत्र है ML T -2 इनवर्स 2। तो इनको जब हल करेंगे तो हमको मिलेगा M-1 L - 3 T⁴ A स्क्वायर। ये हमारा इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में लेकिन हो किसी द्रव में, जल में या किसी माध्यम में, ये नहीं होना चाहिए स्पेस इसका फ्री हो। अब आप एक टेस्ट और नॉलेज, अपने नॉलेज को टेस्ट कीजिए। मान लीजिए दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 1 × 10⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻7 कूलम आवेश है। इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। मैंने जो बताया उसी के तारतम्य में ये क्वेश्चन है। तो इसके मध्य लगने वाला विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी? ये मान लीजिए आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा गया तो आप इसको कैसे तुरंत हल कर देंगे। अब आप ध्यान से देखिए, अब मैं इसको हल करके बताने जा रहा हूँ। और अगर आप हल करते हो तो तुरंत अपनी कापी कलम निकाल लीजिए और तुरंत नोट कीजिए। ये दोनों आवेश है A और B। एक पर मैंने बताया है कि पावर है 1 × 0 × 10⁻7, दूसरे पर है 3.0 × 10⁻7। ये इतने का कूलम का आवेश है इन दोनों के और बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब फार्मूले में आप विद्युत बल निकालना चाहते हैं तो विद्युत बल F = 1/4πε0 Q1 Q2/R स्क्वायर। 1/4πε0 9 × 10⁹ into 1.0 × 10⁻7 into 3.0 × 10⁻7 into R की जगह पर 15 रखेगा, 15 का होल स्क्वायर। अब आप इस पूरे को हल कीजिए तो 9 × 10⁹ इंटू 1 में 3 का गुणा कर दिया 1 × 10। और ये जब 10⁻7 में 10⁻7 का गुणा होगा तो पावर जुड़ते हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए -7 जुड़ करके 10⁻14 हो गया। और इसको हल करेंगे और सरल रूप में करेंगे तो 9 का गुणा अगर 3 में कर दीजिए 27 लिख दिया। और 14 में से 5 को घटा दीजिए, 9 को घटा दीजिए, ऋण 5 आएगा जो यहाँ लिख दिया मैंने। अब 27/15
गुणे 15 को आप काट दीजिए तो आपको मिलेगा 3 गुणे 10⁻⁻5 अपान 25। 25 से अगर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा 12 इंटू 10⁻⁻5। इसको और सरल कीजिए, वैज्ञानिक भाषा में आप लिखना चाहते हैं, दशमलव को अगर मिसप्लेस करेंगे तो -3 हट करके ये 10⁻⁻2 हो जाएगा। 1.2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच में लगेगा। सवाल इस तरीके का आपका आंसर आ गया कि 1.2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन प्रतिकर्षण का बल लगा। यही आपका उत्तर हो गया। मिनट भर के अंदर आप अपने प्रश्नों को हल कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए फिर आप इसी तारतम्य में खड़े रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे।